Most welcome, my student. How are you? Are you fine and fit? चलो, आप लोगों को विज्ञान पढ़ने में मजा भी आ रहा होगा, ऐसी आशा हम रखते हैं। देखो बेटा, आज हम लोगों की चर्चा का विषय क्या है? आपको व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा है, फिनाल के बेंजीन वलय की प्रतिस्थापन अभिक्रिया। फिनाल के बेंजीन वलय की प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग ऑफ फिनाल, है ना? फिनाल के बेंजीन रिंग की अभिक्रिया। इसके पहले बेटा जो हम लोग अभिक्रियाएं पढ़े हैं, उन अभिक्रियाओं में हम लोग फिनाल के OH समूह की अभिक्रिया पढ़े थे। फिनाल के OH समूह की अभिक्रिया। अब हम लोग इसकी अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे कि इनकी अभिक्रिया कैसे होती है, राइट? तो आप ये देख लो बेटा, बेंजीन वलय में जो फिनाल समूह है वो आर्थो पैरा निर्देशक समूह है। आर्थो पैरा निर्देशक समूह कैसे है? वो धनात्मक मेसोमेरिक प्रभाव के कारण, यानी अपने ऊपर धन आवेश उत्पन्न करके ये आर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ा देता है, जिससे आने वाला इलेक्ट्रोफाइल आर्थो और पैरा पोजीशन पर जुड़ता है। तो यहां जरा देखो, वो पहला क्या है? OH समूह। OH समूह कैसा है? आर्थो पैरा निर्देशक समूह है। निर्देशक समूह है, ये निर्देशक समूह है। और दूसरे पॉइंट में क्या है बेटा कि यह धनात्मक मेसोमेरिक प्रभाव, धनात्मक मेसोमेरिक प्रभाव, धनात्मक मेसोमेरिक प्रभाव डालता है। बेंजीन रिंग पर कौन सा प्रभाव डालेगा? धनात्मक मेसोमेरिक प्रभाव डालता है, जिसका परिणाम क्या होता है? आर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है बेटा? बढ़ जाता है। और क्या होगा? जिससे परिणाम क्या निकलेगा? आने वाला इलेक्ट्रोफाइल, आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ता है? आर्थो पैरा पर जुड़ता है। तो बेटा, आप लोगों को मेसोमेरिक प्रभाव का भी वीडियो खूब बढ़िया मैं डाल चुका हूं कि मेसोमेरिक प्रभाव क्या होता है। आप उसको सर्च करके देख लीजिए, वीडियो पड़ा हुआ है। दूसरी चीज क्या होता है कि आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या है, आर्थो पैरा निर्देशक समूह क्या है, इस पर भी हमारी आपकी विस्तृत चर्चा, डिटेल चर्चा हुई है। देखो बेटा, मेसोमेरिक प्रभाव कैसे पड़ता है, पहले इस पर हमारी आपकी चर्चा हो जाती है। उसके बाद जो है एक एक अभिक्रियाओं को हम लोग देखेंगे। देखो बेटा, ये क्या है? फिनाल का अणु है, और फिनाल के अणु में बेंजीन वलय पर, बेंजीन रिंग पर एक OH समूह उपस्थित होता है। एक OH समूह उपस्थित होता है। अब आप जरा बताओ, ऑक्सीजन और कार्बन की अगर हम तुलना करेंगे तो ऑक्सीजन कार्बन के दाहिनी ओर है पीरियोडिक टेबल में, और आप पढ़े हो कि पीरियोडिक टेबल में जैसे जैसे बाएं से दाईं ओर जाते हैं विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगी तो साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता बढ़ेगी।
जिससे ऑक्सीजन पर थोड़ा ऋण आ जाएगा और इस पर थोड़ा सा धन। और जैसे ही बेटा यहाँ धन आया, यहां से एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन आकर्षित करके ये डबल बॉन्ड बनाने का प्रयास करता है। आपको एक फैक्ट में बताया था कि एक कार्बन परमाणु पर एक बार में 4 बंध ही बनेंगे। 5वां बंध अगर बनेगा तो कोई न कोई बंध टूटेगा, और टूटेगा कौन? जो कमजोर होगा। तो आप यहां देखो, यहां बंध बन रहा है तो ये सिग्मा बंध मजबूत है, ये सिग्मा बंध मजबूत है, ये सिग्मा बंध मजबूत है, तो कमजोर कौन है? पाई वाला है। तो पाई वाला टूट करके इसका इलेक्ट्रॉन कहां चला जाता है? आर्थो पर। अब जरा ध्यान दो, आर्थो पर इलेक्ट्रॉन गया, इसका मतलब आर्थो पर इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। अब देखो, ऑक्सीजन पर कौन सा आवेश आया? धनावेश। इसीलिए इसको कहते हैं कि ये धनात्मक मेसोमेरिक प्रभाव डालता है, यानी मेसोमेरिक प्रभाव डालेगा लेकिन अपने ऊपर धन आवेश उत्पन्न करके प्रभाव डालेगा। फिर देखो, ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर से बांड बनाएगा तो अपने पहले वाले कंडीशन में चला जाएगा, और अगर बांड यहाँ बनाएगा तो ये बांड टूट के यहाँ चला आएगा। ये रचना बन गई। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक डीलोकेलाइजेशन चलता रहता है। और आपको मैं बताया था एरोमेटिकता में कि एरोमेटिक यौगिकों के होने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डीलोकेलाइजेशन मस्ट है, होना ही चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉनों का डीलोकेलाइजेशन नहीं होगा तो ये एरोमेटिक यौगिक नहीं होगा। फिर देखो, इधर अगर दिया तो ये इधर चला जाएगा, और अगर इधर दिया तो ये आगे वाली रचना बन जाएगी इस तरह से। ये देखो, अब की बार फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? आर्थो पर पहुंच गया। ये 2 आर्थो हैं, दोनों आर्थो पर इलेक्ट्रॉन जाता है। ये देखिए, फिर देखिए क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन इधर दिया तो ये बांड टूट करके यहाँ चला जाएगा, ये रचना बन जाएगी, और यहाँ तो ये टूट के इधर चला जाएगा। ये जरा देखिए, ये रचना बन जाएगी। ये डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और यहां देखो OH। आप जरा देखो, एक केक्यूले रचना से इलेक्ट्रॉनिक डीलोकेलाइजेशन शुरू हुआ था और दूसरे केक्यूले रचना पर पहुंच गया। देखो यहाँ क्या है, यहाँ डबल है, यहाँ सिंगल है, यहाँ सिंगल है, यहाँ डबल है, यहाँ डबल है, यहाँ सिंगल है। तो ये सारी रचनाएं क्या कहलाती है बेटा? रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ये सारी रचनाएं क्या कहलाती हैं? रेजोनेंस स्ट्रक्चर, जिसको हिंदी में कहते हैं अनुनाद संरचना। क्या कहते हैं? अनुनाद संरचना। तो आपको ये संदेह होगा कि फिनाल की ओरिजिनल रचना इनमें से कौन है, किसको हम सही माने? सब रचनाएं सही हैं, लेकिन इनकी ओरिजिनल रचना क्या होती है? इन सारी रचनाओं की हाइब्रिड रचना होती है। इन सारी रचनाओं की कैसी रचना होती है? हाइब्रिड रचना होती है। राइट, हाइब्रिड रचना होगी। यहां पर जरा देखो क्या होता है, यहां पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, आर्थो पर पार्शियल निगेटिव, पैरा पर पार्शियल निगेटिव, आर्थो पर निगेटिव, है ना? तो देखो इलेक्ट्रॉन कहां कहां बढ़ा है। आर्थो पर इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, पैरा पर इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, आर्थो पर इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। अब देखो कह रहे हैं कि अगर दोबारा इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, इलेक्ट्रोफाइल अगर अटैक करेगा तो इलेक्ट्रोफाइल में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला। और इलेक्ट्रॉन को कौन चाहेगा? जिसके खुद के ऊपर धनावेश हो। तो ये धनावेशित बॉडी क्या है? ये ऋण के पास जाएगी, अट्रैक्शन बढ़ेगा। यहां भी अट्रैक्शन है, यहां 2 जगह इनके जाने की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन मेटा पर इलेक्ट्रॉन कम है, इसलिए मेटा पर नहीं जाता। इसीलिए क्या है? OH ग्रुप को कहा जाता है आर्थो पैरा निर्देशक समूह। इसको क्या कहते हैं? आर्थो पैरा निर्देशक समूह। की यहीं पर बैठ करके
ये निर्देशित कर रहा है कि तुमको कहाँ जुड़ना है, आर्थो पर जुड़ना है या पैरा पर जुड़ना है। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ेगा, आर्थो पर जुड़ेगा, पैरा पर जुड़ेगा। कैसे ये निर्देशित किया है, आर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन बढ़ाकर निर्देशित किया है। तो ये बेटा क्या है, ये आप प्रेजेंट कर देते हो कि आर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप फिनाल कैसे है ना। फिर उसके बाद हम एक एक रिएक्शन देखते हैं कि आपको क्लियर हो गया कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ेगा, या तो आर्थो पर जुड़ेगा या तो पैरा पर जुड़ेगा। पक्का? तो इसको आप लोग फट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या रोक रोक करके आप नोट तैयार कर सकते हैं। चलिए इसके बाद हम एक एक अभिक्रियाओं पर चर्चा करते हैं कि इनकी अभिक्रियाएं कितनी प्रकार की हैं। तो सभी अभिक्रियाओं में बेटा पहली अभिक्रिया हम लोग क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोजनीकरण। क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण में बेटा इसका ब्रोमिनेशन अभिक्रिया इसमें हमें पढ़ना है। ब्रोमिनेशन यानी ब्रोमीन से क्रिया इसकी होगी। तो यहां देखो हाइड्रोजिनेशन में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, दो अभिक्रियाएं इसमें हैं। एक तो निम्न ताप पर कार्बन डाइसल्फाइड के विलायक में, और दूसरा क्या है, ब्रोमीन जल से क्रिया कराई जाएगी। क्लियर? तो आते हैं यहां देखो पहला क्या है, पहला इसमें रिएक्शन दिया है ये हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण की अंग्रेजी क्या होती है, हाइड्रोजीनेशन। क्या होती है बेटा, हाइड्रोजीनेशन। यहां देखिए इसमें ए और बी दो प्रकार की अभिक्रियाएं हैं। ए और बी दो प्रकार की अभिक्रिया है। पहली कंडीशन में क्या है बेटा, फिनाल की क्रिया होगी किससे, ब्रोमीन से। फिनाल की क्रिया किससे होगी, ब्रोमीन से होगी, है। और यहां जरा देखो ब्रोमीन से क्रिया होगी तो विलायक क्या होगा, कार्बन डाइसल्फाइड, और ताप क्या होगा बेटा, निम्न ताप, यानी टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा। तो ऐसे कंडीशन में फिनाल की ब्रोमीन से जब क्रिया कराते हैं तो क्या बनाता है, ब्रोमीन आर्थो पर लगेगा, ब्रोमीन पैरा पर लगेगा। तो आर्थो पैरा डेरिवेटिव्स का मिश्रण प्राप्त होता है। यहां जरा देखिए ये जो है आर्थो पैरा डेरिवेटिव का मिश्रण, ये देखिए OH और Br, और यहां देखो क्या है HBr। तो क्या हो जाएगा बेटा, आर्थो ब्रोमोफिनाल, आर्थो ब्रोमोफिनाल, और यहां क्या है पैरा ब्रोमोफिनाल, पैरा ब्रोमोफिनाल प्राप्त होता है, पैरा ब्रोमोफिनाल, राइट। अब जरा यहां ध्यान दो, आर्थोफिनाल और पैराफिनाल। बच्चों को एक कंफ्यूजन हो जाता है कि एक नहीं समझ रहे सर कि फिनाल यहां एक ही अणु यूज हुआ और ये दो अणु कैसे बना। देखो बेटा कार्बनिक अभिक्रियाओं में जो उत्पाद के यौगिक बनते हैं वो प्रतिशत में बनते हैं। क्या बनते हैं, प्रतिशत में। तो ये आप अगर 100 अणु इसको लिए हैं तो इसमें से ये मान चलिए कि 35-40 अणु, 45 अणु ये बनेगा और 50-55 अणु ये बनेगा। हमेशा बेटा पैरा वाला उत्पाद जो है आर्थो से ज्यादा बनता है। पैरा वाला उत्पाद आर्थो से ज्यादा बनता है। क्यों बनता है, एक बार मैं बताया था, फिर आप लोगों को बता दे रहा हूं। यहां जरा देखो आर्थो वाला कम क्यों बनता है, क्योंकि इसके अगल बगल में जो समूह हैं इन समूहों के बीच में रिपल्सन लगता है, जिसको स्टेरिक रिपल्सन कहते हैं। इन दोनों के बीच स्टेरिक रिपल्सन के कारण ये स्टेबल
नहीं होता। जब पैरा पोजीशन पर लगेगा तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। किस पर होते हैं बेटा? एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। तो आप जरा बताओ, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो यहाँ कोई स्टेरिक रिपल्सन लगने वाला है? कोई स्टेरिक रिपल्सन नहीं लगेगा। इसी रिपल्सन के कारण आर्थो उत्पाद कम बनता है और पैरा उत्पाद ज्यादा बनते हैं। क्लियर? अब आप जरा देखो, इसका जो दूसरा वाला रिएक्शन है, बी वाला रिएक्शन, बी वाले में क्या कहा गया कि फिनाल की क्रिया ब्रोमीन जल से कराई जाती है। फिनाल की क्रिया किससे कराते हैं? ब्रोमीन जल से। तो यहां जरा देखो, ब्रोमीन जल का मतलब क्या होता है कि जब ब्रोमीन जल में घुला होगा तो इसको कहेंगे ब्रोमीन जल, और जब क्लोरीन घुला होगा तो कहेंगे क्लोरीन जल, आयोडीन घुला होगा तो उसको कहेंगे आयोडीन जल। राइट? तो जब ब्रोमीन जल से क्रिया कराया जाता है तो देखो यहाँ दोनों आर्थो और पैरा पर ब्रोमो ग्रुप लग जाता है। यहाँ देखिए, ब्रोमो ग्रुप यहाँ भी लग गया, ब्रोमो ग्रुप यहाँ भी लग गया और ब्रोमो ग्रुप यहाँ भी लग गया। और क्या होगा? 3 अणु HBr निकलेगा। तो यहाँ देखो क्या है, 1 2 3 4 5 6, तो क्या है 2 4 6 ट्राइब्रोमो फिनाल बनता है। तो ये बेटा क्या है? हाइड्रोजनीकरण है। दो कंडीशन है, लो टेम्परेचर पर कार्बन डाइसल्फाइड के विलायक में ब्रोमीन से क्रिया कराएंगे तो आर्थो पैरा डेरिवेटिव बनेगा, और ब्रोमीन जल से कराएंगे तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनाल बनेगा। राइट? इसके बाद बेटा हम लोगों की चर्चा क्या होगी? सल्फोनीकरण अभिक्रिया। क्या होती है? सल्फोनीकरण अभिक्रिया। सल्फोनीकरण अभिक्रिया होती है। सल्फोनीकरण अभिक्रिया होती है जिसको क्या कहेंगे अंग्रेजी में? सल्फोनेशन रिएक्शन। क्या कहेंगे बेटा? सल्फोनेशन रिएक्शन। अब देखो बेटा, सल्फोनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि फिनाल की क्रिया कराएंगे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से कराएंगे तो 2 सल्फ्यूरिक अम्ल के अणु भाग लेते हैं। एक भाग लेता एज ए रिएक्टेंट अधिकारक की तरफ से, और दूसरा भाग लेता है एज ए कैटलिस्ट उत्प्रेरक के रूप में भाग लेता है। तो यहां देख लेते हैं, ये है सल्फोनीकरण अभिक्रिया। ये देखो फिनाल है, यहां ये फिनाल है। इनको भी आप बेटा फिनाल जो है, हर जगह फिनाल का नाम आप लिख सकते हो। अब देखो यहां क्या है? सांद्र H2SO4 और दूसरा सांद्र H2SO4 कैसे भाग लेगा? अभिकारक के रूप में, और हल्का गर्म भी कर सकते हैं। तो देखो क्या बनता है, यहां आर्थो पर सल्फो ग्रुप लगेगा और पैरा पर सल्फो ग्रुप लगेगा। और आपको याद होगा IUPAC नामकरण कि नामकरण हम उसी समूह के आधार पर करते हैं जो वरीयता क्रम में सबसे ऊपर होता है। तो आप जरा देखो, अगर हम बात करेंगे सल्फो ग्रुप की और OH ग्रुप की, देखो सल्फो और इनकी तुलना करें तो सल्फो बहुत ऊपर है। सीधे अम्ल ग्रुप के बाद COOH समूह के बाद इसी का नंबर है। तो अब जरा बताओ, इसके आधार पर नामकरण करेंगे और ये हो जाएगा साइड ब्रांच।
तो आप जरा देखो, अगर यहाँ से आप देखोगे तो आर्थो पर लगा है और यहाँ से देखोगे तो पैरा पर लगा है। तो अगर सल्फो ग्रुप इसके आर्थो है तो यहाँ से अगर देखेंगे तो ये भी तो आर्थो होगा और यहाँ से हम देखेंगे तो ये पैरा नहीं होगा। तो ये क्या कहलाएगा? आर्थो हाइड्रोक्सी, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और यहां देखो क्या है? पैरा हाइड्रोक्सी, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो देखो बेटा ये भी क्या बना? आर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप बना है ना, और वाटर मॉलिक्यूल निकलता एज बाई प्रोडक्ट, राइट। तो ये क्या है? आर्थो सल्फो डेरिवेटिव और पैरा सल्फो डेरिवेटिव कंपाउंड बनता है कहाँ? सल्फोनीकरण कराने पर। क्लियर? फिर इनका बेटा आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद इसके आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो रोक रोक करके आप इसको आराम से उतार सकते हैं। चलिए, इसके बाद बेटा हम लोगों की चर्चा किस पर चलेगी? नाइट्रीकरण पर। देखो बेटा नाइट्रीकरण में विशेष कंडीशन बन जाती है, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ झोला है कि नहीं? नाइट्रिक एसिड की विशेषता ये है कि अगर कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करा रहे हैं तो कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड क्या है? एक प्रबल ऑक्सीकारक है। तो ये बेंजीन रिंग पर नाइट्रीकरण कराने से पहले उसका क्या करा देगा? ऑक्सीकरण करा देगा, जिससे बेंजीन रिंग अपघटित हो सकती है। तो बेंजीन रिंग अपघटित न हो इसलिए इसकी अभिक्रियाएं जो हैं हमेशा स्पेसिफिक कंडीशन में होती हैं, विशेष कंडीशन में होती हैं। क्लियर? तो वो विशेष कंडीशन हम देख लेते हैं कि किस विशेष कंडीशन में होती है। देखो बेटा पहला कंडीशन लगाएंगे तनु नाइट्रिक अम्ल द्वारा। तनु नाइट्रिक अम्ल द्वारा कितना होगा बेटा? 20%। तो इससे अगर हम नाइट्रीकरण करा रहे हैं तो आर्थो पैरा डेरिवेटिव बनता है। लेकिन कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड से जब कराएंगे तो वहां क्या बनेगा? एक विशेष यौगिक बनता है जिसको पिक्रिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? पिक्रिक अम्ल। तो पहला देखते हैं तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से जब क्रिया कराए, तनु नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराएंगे तो यहां देखो क्या है? फिनाल है और ये तनु नाइट्रिक अम्ल से क्रिया किया। ये देखिए तनु HNO3 कितना? 20%। तो यहां पर जरा देखो ये फिनाल क्या है? आर्थो पैरा डेरिवेटिव बनाता है। ये आर्थो पर नाइट्रो लग गया और पैरा पर नाइट्रो लग जाता है। ये देखिए NO2 और दूसरा क्या है? पैरा पर नाइट्रो लग जाएगा तो पैरा डेरिवेटिव हो गया। यहां देखिए OH और NO2, ये देखिए H2O क्या कहलाएगा? आर्थो नाइट्रो फिनाल। और यहां देखिए पैरा नाइट्रो फिनाल, पैरा नाइट्रो फिनाल। क्लियर? अब आप यहां जरा देखो दूसरा रिएक्शन क्या होगा? पिक्रिक अम्ल का बनना। अब इसी पर हम चर्चा करेंगे कि सांद्र वाले से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? पिक्रिक अम्ल। पिक्रिक अम्ल का बनना, पिक्रिक अम्ल का बनना। अब जरा देखो बेटा आपको मैं क्या बताया कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल प्रबल ऑक्सीकारक है।
ये क्या करेगा, फिनाल के बेंजीन रिंग को तोड़ देगा ऑक्सीकरण करा के। तो बेंजीन रिंग को तोड़ दे ऑक्सीकरण करा करके, इसलिए ऑक्सीकरण कराने के पहले, नाइट्रीकरण कराने के पहले इसका सल्फोनीकरण कराते हैं कि जिससे कि ऑक्सीकरण की अभिक्रिया न हो, बेंजीन न टूटे, बेंजीन सुरक्षित हो जाए। तो क्या कराएंगे, नाइट्रीकरण के पहले सल्फोनीकरण कराते हैं। तो जरा यहां देख लो, ये है फिनाल, फिनाल है, और इसका क्या करना है, नाइट्रीकरण कराने पहले, ये देखिए फिनाल, तो इनका क्या कराते हैं, पहले सल्फोनीकरण करा देंगे। ये देखो सांद्र H2SO4 से क्रिया करा के पहले क्या करा देंगे, सल्फोनीकरण करा देंगे। अब जरा देखो, यहां पर OH और SO3H, और दूसरा क्या बना, पैरा पर लगा सल्फो ग्रुप। सल्फो ग्रुप कहाँ लगा, पैरा पर। यहां देखिए OH और SO3H, यहां देखिए आर्थो हाइड्रॉक्सी और बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये क्या है, पैरा हाइड्रॉक्सी, पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, ये बना। अब पहले सल्फोनीकरण जब करा देते हैं तो इसकी रिंग नाइट्रीकरण कराने में सुरक्षित हो जाती है। अब देखो बेटा, सांद्र नाइट्रिक अम्ल द्वारा जब हम क्रिया कराएंगे, किससे, सांद्र नाइट्रिक अम्ल द्वारा, तो इसका एक आर्थो बचा है, इसका एक पैरा बचा है, इसका एक आर्थो, इस पैरा बचा है, और इसका दोनों आर्थो बचा है, दोनों आर्थो। तो इस पोजीशन पर क्या लग जाएगा, नाइट्रो ग्रुप लग जाते हैं दोनों बचे हुए आर्थो पैरा पर। तो यहां देखो, ये है OH और ये है SO3H। यहां देखो, इस पर नाइट्रो लग गया और एक नाइट्रो इस पर लग गया। देखो बेटा, बहुत सारे लड़के कहते हैं कि सर इसको NO2 लिखना चाहिए, तो आप N2O कहीं लिखिए। देखो बेटा, ये N2O नहीं पढ़ा जाता है, इसको भी NO2 ही पढ़ा जाता है। बांड चूंकि नाइट्रोजन से बनता है, इसलिए नाइट्रोजन को सामने रखा जाता है। लेकिन पढ़ेंगे कैसे, NO2, NO2। दूसरा वाला जरा देख लो, दूसरा वाला स्ट्रक्चर क्या होगा, इसके भी आर्थो और पैरा जो बचा हुआ है, यहां देखिए, ये कौन है, SO3H, यहां NO2 और ये क्या है, NO2। ये देखो, दोनों आर्थो पर नाइट्रो लग गया और इस पर लग गया, और क्या निकलेगा, दो अणु पानी। अब पानी बेटा यहां से ही निकलता है, ये जो बना है, ये सल्फो ग्रुप जुड़ा है, तो यहां से भी वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। अब आप जरा देखो, ये जो सल्फो ग्रुप लगा हुआ है, ये सल्फो ग्रुप और ये सल्फो ग्रुप आसानी से नाइट्रो ग्रुप द्वारा अलग हो जाता है। अगर सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया हो रही है तो नाइट्रो समूह द्वारा ये आसानी से विस्थापित हो जाते हैं, और जब सल्फो ग्रुप विस्थापित हो जाएगा तो उसके जगह पर भी नाइट्रो ग्रुप लग जाता है। अब आप जरा देखो, अब इसके दोनों आर्थो पर और पैरा पर, तीनों पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लग जाता है। तो यहां देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या है 2 4 6, और ट्राई नाइट्रो फिनाल,
ट्राईनाइट्रोफिनाल, और इसी को क्या कहते हैं बेटा, पिक्रिक एसिड। इसी को क्या कहते हैं, पिक्रिक एसिड कहते हैं, राइट। तो इस तरह से बेटा पहले सल्फोनीकरण कराएंगे और फिर नाइट्रीकरण कराएंगे तो पिक्रिक अम्ल बनकर के तैयार होगा। अब पिक्रिक अम्ल क्या है बेटा, एक विस्फोटक पदार्थ है। क्या है, विस्फोटक पदार्थ। इसका यूज बम बनाने में किया जाएगा, विस्फोटक पदार्थ है। और क्या है, प्रबल अम्ल है। क्या है, प्रबल अम्ल है। स्वाद में तीखा है, स्वाद में तीखा है। स्वाद कैसा होता है, तीखा होता है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ये सॉलिड होता है और सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 122 डिग्री सेंटीग्रेड। 122 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जरा देखो, ये फिनाल और एल्कीन से क्रिया करके क्या करेगा, दो चीज बनाता है। इसका महत्वपूर्ण क्या है, पीला रंजक बनाने में। क्या बनाने में, पीला रंजक बनाने में। और दूसरा क्या है, पिक्रेट लवण बनाने में। पिक्रेट लवण बनाने में, है ना। और तीसरा क्या है, विस्फोटक पदार्थ के रूप में। विस्फोटक पदार्थ के रूप में इसका यूज किया जाता है। तो बेटा पिक्रिक अम्ल बनाने की जो विधि है और इसका जो महत्व है, इसका बोर्ड में बड़ा ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है और बोर्ड में खूब पूछा गया है, इसलिए इसको खूब ध्यान से आप तैयार करेंगे। इसको 2 बार 4 बार 6 बार लिख करके इसको अभ्यास करेंगे, जिससे कि अगर ये पेपर में आवे तो छूटना नहीं चाहिए। क्लियर। एक रिएक्शन बेटा और बचा है, उसको फट से फाइनल कर लेते हैं। उसके बाद बेंजीन वलय की प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो है समाप्त हो जाएगी और फिर अगले वीडियो में इसके कुछ नेमिंग रिएक्शन है, उस पर हमारी आपकी चर्चा चलेगी। आपको मैं बता दूं बेटा, बोर्ड पेपर में 5 रिएक्शन केवल वैज्ञानिकों के नाम वाले आते हैं। टोटल एरोमेटिक में अगर आप वैज्ञानिकों के नाम के आधार पर जो अभिक्रियाएं हैं, इनको अगर देखोगे तो 12 से 15 अभिक्रियाएं होंगी। 12 से 15 अभिक्रियाएं होंगी, जिसमें से 5 अभिक्रियाएं रेगुलर आती हैं। अब आप बताओ, अगर 15 रिएक्शन में से 5 रिएक्शन आ रहा है तो आपको छांट करके इन अभिक्रियाओं को याद कर डालना चाहिए। अब यहां देखो बेटा, लास्ट में क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में क्या होता है, जरा ध्यान दो बेटा। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में ये है फिनाल, और इसकी क्रिया किससे कराते हैं, एल्किल हैलाइड से। किससे कराते हैं, एल्किल हैलाइड यानी मेथिल क्लोराइड को ले लो। और किसकी प्रेजेंस में कराते हैं, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में कराते हैं। इससे फिनाल की क्रिया मेथिल क्लोराइड से, फिनाल की क्रिया मेथिल क्लोराइड से कराते हैं तो क्या बनता है बेटा, पैरा क्रिसाल बनेगा। और थोड़ी सी मात्रा में आर्थो क्रिसाल भी बनता है। ये देखो बेटा, CH3 कहाँ लगा, पैरा पर, और कहाँ लगा, आर्थो पर। लेकिन मुख्य उत्पाद कौन होगा, पैरा वाला होगा। यहां देखिए, ये CH3 और निकला क्या, HCl। आप यहां देखो बेटा, इसका क्या नाम है, पैरा क्रिसाल। पैरा क्रिसाल। और ये कौन है, आर्थो क्रिसाल है। आर्थो क्रिसाल। ये देखो, ये क्या है, मुख्य उत्पाद है। मुख्य उत्पाद मतलब ये ज्यादा बनेगा, 80-90% बनेगा।
और अल्प मात्रा में ये भी बनता है। क्या बनता है? अल्प मात्रा में इसका भी निर्माण होता है। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाती है। तो आशा है कि आप लोगों को फिनाल के बेंजीन वलय की प्रतिस्थापन अभिक्रिया बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। और अगर बेटा ये बेहतरीन ढंग से समझ में आया है तो इसको खूब लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों मित्रों को भी बताइए। और दोस्त मित्र बेटा जब इसको बताओगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो जैसे ही वीडियो मैं अपलोड करूंगा सीधे उनके पास पहुंचेगा और आसानी होगी उनको देखने और समझने में। और एक एक वीडियो का बेटा नोट बनाते चलो, नोट बनाते चलिए। अब किताब से मिला करके उसको पढ़िए और खूब अभ्यास करिए। ये एरोमेटिक के जो रिएक्शन है रट्टा मारने वाला नहीं है, इसको लिख के अभ्यास किया जाता है। और लिख करके अभ्यास करेंगे तो नो डाउट आप बोर्ड परीक्षा में बेहतरीन नंबर उठाएंगे और मेरा आशीर्वाद और होप आपके साथ है। चलिए अगले वीडियो तक हम लोग विश्राम करते हैं और फिर ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।